दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आरएफआई क्या होता है। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसके पीछे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या बैकअप डॉक्यूमेंट होते हैं या रेफरेंस डॉक्यूमेंट आरएफआई के पीछे सबमिट किया जाता है, उसके सपोर्टिंग में लगाया जाता है। क्या क्या चीज़ें सपोर्टिंग में होती हैं, वो उस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। फिर उसके बाद कुछ और लोग जो हाईली अपडेट रहते हैं वो होते हैं कि उसके पर्पज़ क्या है भाई, आरएफआई हम लोग क्यों डालते हैं भाई, ना डालें तो क्या कोई नुकसान होगा क्या। ठीक है, और कौन आरएफआई डाल सकता है, जो मतलब जो आरएफआई डालता है उसके अलावा भी और कौन कौन आरएफआई सबमिट कर सकता है, रेस कर सकता है। ठीक है, अब उसके अंदर आरएफआई के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो आरएफआई के अंदर होनी चाहिए, तो वो चीज़ लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बेनिफिट क्या है। अगर हम आरएफआई रेस कर रहे हैं भाई, कोई भी चीज़ करते हैं प्रोजेक्ट में, तो उसका कोई ना कोई तो बेनिफिट होगा ही। तो उसका बेनिफिट क्या है, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में आरएफआई के दो फुल फॉर्म होते हैं। ठीक, एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। तो आज हम लोग रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसका कोई क्लाइंट है, गवर्नमेंट बॉडी है या कोई प्राइवेट क्लाइंट है या कोई वहाँ की लोकल अथॉरिटी है, उसने प्रोजेक्ट करने के लिए उसको कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया। उसके बाद उसने क्या देखा, जब कॉन्ट्रैक्टर ने या जो उस प्रोजेक्ट को कर रहा है उसने देखा कि उस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई उसमें कुछ मिसिंग है या कुछ गैप है, यानी कि कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो कि क्लाइंट के द्वारा नहीं मिली है। तो वो क्या करता है, वो आरएफआई रेस करता है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वो रेस करता है। उसमें पूरी डिटेल में बताता है क्या इश्यूज हैं, ये कब देखा गया, क्या डेट थी तब चेक किया गया है, उस वो मतलब वो इश्यूज उसने फाइंड आउट कब किया था, किस डेट में। मान ली प्रोजेक्ट चल रहा, उसने देखा कि इस डेट में मुझे ये इशू हुआ है, तो वो आरएफआई में उस चीज़ को लिखेगा कि इस डेट को ये इशू फाइंड किया गया है, तो हमको ये, अब हम आरएफआई इस डेट को रेस कर रहे हैं, ये हमको इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो क्लाइंट। और उसके क्या क्या होते हैं कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट में आ जाता है, प्रॉपर डेट हो जाती है, प्रॉपर टाइम हो जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन आज हम लोग तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, तो पहला अभी आपको पहले बताता हूँ कि इसका पर्पस क्या होता है आरएफआई डालने का। ठीक है, अब आज नाम से ही समझ में आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि हम इंस्पेक्शन के लिए उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को, अपने कंसल्टेंट को, अपने इंजीनियर को। ठीक है, जैसे कि यहाँ बताया गया किसको भेजा जाएगा, कंसल्टेंट को, इंजीनियर को या क्लाइंट को। कौन भेजेगा, कॉन्ट्रैक्टर जो वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, वो आरएफआई रेस करेगा, किसको रेस करेगा ये आपको बता दिया मैंने, ये तीनों को। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, अब आरएफआई जो रेस कर रहा है उसमें उसके पास क्या क्या चीज़ें आरएफआई के अंदर होनी चाहिए जो ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ है जो वो आरएफआई नंबर है। अभी मैं नंबर के बारे में बता दूंगा आपको। ठीक है, आरएफआई नंबर के बारे में मैं बता दूंगा। और फिर उसको सबमिशन और इंस्पेक्शन, मतलब सबमिशन डेट क्या है, कब हमने आरएफआई सबमिट किया और कब उसको इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, वो चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। सबमिशन टाइम होना चाहिए, इंस्पेक्शन टाइम होना चाहिए। तो और डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, जो आइटम जिसके लिए आरएफआई रेस की जा रही है, ठीक है, उसका आइटम का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन होनी चाहिए, किस लोकेशन पे किस आइटम को आरएफआई रेस की जा रही है, और अगर रिमार्क है कोई तो रिमार्क उसमें होना चाहिए। और उसके बाद उस आरएफआई के अंदर कुछ कमेंट और अप्रूवल शॉट होने चाहिए। वो किसके लिए, कंसल्टेंट, इंजीनियर और क्लाइंट के लिए। उनके कमेंट्स और उनके कुछ अप्रूवल शॉट्स जो होते हैं और सिग्नेचर के साथ वो उसमें मेंशन होना चाहिए। आरएफआई मतलब तो समझ लिया। ठीक है, कि आरएफआई हमने एक रिक्वेस्ट कर लिया इंस्पेक्शन के लिए, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, इंजीनियर को, क्लाइंट को, किसी को भी दे दिया मैंने। ठीक है, जैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होनी चाहिए, तो आपने देख लिया क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद अब बेनिफिट क्या क्या है वो भी आप देख लिया। उसके बाद फिर मैं डिटेल में बताता हूँ इसको। बेनिफिट देखिए, आपका क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा कि आपने कब आप इंस्पेक्शन के लिए बुलाया था, किस डेट को बुलाया था, किस आइटम के लिए बुलाया था, किस लोकेशन पे बुलाया था। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो एक कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हो गया आपके पास, उसके बाद वर्क डिले आपने कब
इंस्पेक्शन के लिए बुलाया था, तो आपको पास रिकॉर्ड रहेगा कि ये काम हमने किया है। मान लीजिए कभी कोई क्लेम होता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि ये काम तो नहीं हुआ था, तो आप दिखा सकते हैं कि हमने आरएफआई रेस किया था, इस काम के लिए आपको बुलाया भी गया था, उसके बाद ही मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी की थी। ठीक है, मतलब बहुत सारी जो भी अनसर्टेनिटी होती है वो तो चीज़ें उससे बचा जा सकता है। ठीक है, आरएफआई के थ्रू। दूसरा क्या है, फ्यूचर डिस्प्यूट। आगे जाके जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि क्लाइंट ने बोला ये नहीं हुआ था और आपने बोला कि नहीं ये हमने किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, तो अब आगे और भी बहुत सारे डिस्प्यूट तो होते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा ना, जो बैकअप लगता है, अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए बोला है, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो बैकअप लगता है तो उसमें क्या क्या डिस्प्यूट क्लियर होते हैं आरएफआई के थ्रू। तो वो डिस्प्यूट है, फ्यूचर डिस्प्यूट से बचा जा सकता है आरएफआई के द्वारा। आरएफआई डॉक्यूमेंट के द्वारा कोई भी फ्यूचर में डिस्प्यूट आता है, किसी के लिए भी लीगल डिस्प्यूट होता है या लोकल डिस्प्यूट होता है, वो आरएफआई के थ्रू क्लियर किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आरएफआई के थ्रू प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत एक्यूरेट होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आरएफआई के थ्रू आपके प्रोजेक्ट में क्या एक्टिविटी चल रही है, कब हुई है, उसके पीछे के सपोर्टिंग क्या है, पूरा प्रोजेक्ट का जिसको कहते हैं बैकबोन, जो डॉक्यूमेंट का बैकबोन होता है ना, वो आरएफआई होती है। और आरएफआई सबसे इम्पोर्टेंट ये वाले पॉइंट के लिए है। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन इज एक्यूरेट। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन जिसकी ज़रूरत होती है वो पूरा एक्यूरेट रहता है आरएफआई के थ्रू। ठीक है, तो आपने समझ लिया अभी तो एक ब्रीफ में कि आरएफआई क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि आरएफआई, अब तो क्वेश्चन रेज हो ही रहा होगा कि ये आरएफआई क्या हमको कैसे देना है, किसी चीज़ में लिख के देना है या मेल के द्वारा सबमिट करना है, कैसे देना है। तो उसके लिए देखिए फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, आरएफआई के फॉर्मेट्स होते हैं कुछ, वो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, फॉर्मेट देखने से पहले आप ये देखिए, ये ट्रिप्लिकेट बुक है। जो आरएफआई होती है वो इस ट्रिप्लिकेट बुक में प्रिंट होके आती है। अभी जो मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा वो फॉर्मेट इस ट्रिप्लिकेट बुक में प्रिंट होके आता है। और ये ट्रिप्लिकेट बुक में क्या है, ये किसको किसको सबमिट होती है, एक कॉपी देखिए। और जो इसके बैकअप होंगे ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या बैकअप लगते हैं किस आइटम की आरएफआई रेस करने में, तो वो बैकअप भी इसी ट्रिप्लिकेट बुक में ही प्रिंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये जो व्हाइट कलर का पेज होता है ये क्लाइंट के लिए होता है, जो आपकी मेन अथॉरिटी है, जैसे एनएचएआई होगी, सीपीडब्ल्यूडी होगी, या जिसका भी प्रोजेक्ट है, बीआरओ हो गया, जो जिसका भी प्रोजेक्ट है उसके लिए ये व्हाइट कॉपी होती है। और ये येलो कॉपी होती है जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसके लिए होती है। और ये जो पिंक कॉपी होती है ये आपका कंसल्टेंट पीएमसी या भी जो भी गवर्नमेंट बॉडी ने जिसको वहाँ पे ऑथराइज किया है आपका वर्क को कंसल्ट करने के लिए, आपके वर्क को एग्जामिन करने के लिए, चेक करने के लिए जिसको रखा गया है, उसको ये पिंक कॉपी जाती है। अब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि येलो कौन रखेगा, पिंक कौन रखेगा, लेकिन जो व्हाइट कॉपी है वो मेन अथॉरिटी को जाती है, जो भी उस प्रोजेक्ट का मेन अथॉरिटी है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बॉडी है जिसका वो प्रोजेक्ट है उसको जाती है। अब क्या होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, पीएमसी होती है, कंसल्टेंट होता है, और मेन अथॉरिटी जिसका प्रोजेक्ट होता है, एनएचआई हो गया या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, उसका 4 बॉडी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो उसके लिए ट्रिप्लिकेट आप 4 लेयर वाली भी बुक प्रिंट करा सकते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो 4 लेयर वाला भी बुक प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन 4 लेयर में क्या होता है, जब आप इसमें कार्बन लगाते हैं तो वो चौथी जो इसकी पेज होता है, जो चौथा पेज होता है, उस पे सही से प्रिंट नहीं आ पाता है, वो धुंधला रहता है, वो एक तरह से वेस्टेज ही रहता है। तो क्या करते हैं, ये 3 दोनों में कार्बन लगा के हम लोग, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो लिख लेता है, मतलब ये 3 कॉपी बन जाती है, फिर उसकी एक प्रिंट निकाल लेता है, वो चौथी बॉडी जो भी उसको देने के लिए, या तो पीएमसी को देने के लिए या खुद रखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे होती है। तो अभी आप समझ गए हैं कि किसमें प्रिंट होता है। अब हम दिखाते हैं आपको फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, और इसमें ही बैकअप भी प्रिंट होता है, जितने बैकअप मैं दिखाऊंगा वो भी इसी ट्रिप्लिकेट में ही प्रिंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों ये देखिए आरएफआई का फॉर्मेट है जो ट्रिप्लिकेट बुक में प्रिंट हो गया है। ये क्लोज आरएफआई है,
तो अब देख ले यहाँ पे मैंने कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर का लोगो और क्लाइंट का लोगो छिपा के रखा है, प्रोजेक्ट नाम छिपा के रखा है, क्योंकि कुछ प्राइवेसी कंसर्न होती है। मतलब एक तरह से ये मान लीजिए बहुत लोग उंगली करने वाले होते हैं, उनसे उन लोगों को दूर रखने के लिए ये मुझे ऐसा करना पड़ा है। तो अब ये फॉर्मेट है, देखिए किसी भी कंपनी ने इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट किया है। ये जो फॉर्मेट है वो अप्रूव करवाना पड़ता है कंसल्टेंट से, या आपकी जो आई है इंडिपेंडेंट इंजीनियर है कॉन्ट्रैक्टर का, उससे अप्रूव कराना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या है, रिक्वेस्ट फॉर आरएफआई इंस्पेक्शन या अप्रूवल के लिए आपने ऊपर हेडिंग डाल दिया, इधर क्लाइंट का लोगो, इधर कॉन्ट्रैक्टर का लोगो, बीच में प्रोजेक्ट नेम आ गया, फिर क्लाइंट कौन सा उसका नेम आ गया, इंडिपेंडेंट इंजीनियर कौन है उसका नाम आ गया, कंसेशनायर कौन है उसका नाम आ गया, और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कौन है उसका नाम आ गया। मान लीजिए किसी केस में कंसेशनायर नहीं है, डायरेक्ट ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है, तो कंसेशनायर वाला कॉलम हट जाएगा, 3 ही कॉलम आएंगे। फिर उसके बाद क्या, आरएफआई नंबर, ये नंबर को भी मैं डिटेल में बताऊंगा, याद रखिएगा ये नंबर कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको चूज किया जाता है कि ये नंबर ऐसे रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद सबमिशन डेट, यानी कि आरएफआई आप सबमिट कर रहे हैं। अब आरएफआई सबमिट कब होती है, वो एक दिन पहले होती है, वर्क एग्जीक्यूट करने के एक दिन पहले, ठीक है, जो भी हमने पहले बताया आपको। एक दिन पहले आप वर्क एग्जीक्यूट करने के एक दिन पहले इसको सबमिट करेंगे अपने आई को या कंसल्टेंट को जाके, कि ये मेरे आरएफआई है, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए। कब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो डेट आ जाएगी, ये लिखा हुआ है कब हमारा काम रेडी हो जाएगा, तो उसके लिए डेट लिख देंगे और टाइम लिख देंगे कब आपको आके इंस्पेक्ट करना है, क्या काम है वो यहाँ पे लिख देंगे। आइटम लिखा हुआ, देखिए कुछ आइटम के नंबर डिसाइड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, तो अगर नंबर डिसाइड है तो वो यहाँ पे नंबर भी लिख दिया जाता है, जिसको बीओक्यू आइटम नंबर बोलते हैं या आइटम नंबर बोलते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट के केस में है आपके पास तो आप लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लिख सकता है। तो ये चैनल मतलब लोकेशन होता है, अगर आपको नहीं पता है, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा लोकेशन चेंज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज लिख देते हैं, साइट लिख दिया किस साइट पे है, और मटेरियल सोर्स, कुछ लोग यहाँ पे रिमार्क डाल के रखते हैं कि रिमार्क क्या है, ठीक है, ऐसे होता है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस लेयर, यानी कि इससे पहले की जो एक्टिविटी थी वो किसने रिक्वेस्ट किया था, कब रिक्वेस्ट किया था, नाम और डिजिग्नेशन लिख के वो यहाँ पे लिख लिया था। अब जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसका ये आता है, जो करंट रिक्वेस्ट है, जो इस आरएफआई की रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। अब ये हो गई सबमिट। अब कंसल्टेंट इसको लेके आपके साइट पे आया, उसने देखा कि क्या है, तो कंसेशनायर जो वहाँ का उससे कमेंट लिखवाया, हाँ भाई ये कमेंट लिखो तुम्हारी तरफ से क्या चीज़ है, ये है, ठीक है। अभी देखिए अगर अप्रूव है तो अप्रूव, डिसअप्रूव है डिसअप्रूव, नॉट रेडी है तो नॉट रेडी, उस पर टिक करके सबने अपने कमेंट ऑब्जर्वेशन डाल दिए, ठीक है। ऐसे एक आरएफआई क्लोज हो जाती है। नॉट रेडी मतलब आप वहां पहुंचे काम चेक करने के लिए, तो वो अभी आपकी एक्टिविटी पूरी तरह से रेडी नहीं है कि उसको कंसल्टेंट इंडिपेंडेंट इंजीनियर चेक कर सके, ठीक है, तो वो नॉट रेडी पे कर देता है, वो होल्ड हो जाती है। डिसअप्रूव मतलब जैसा उसने बोला था काम करने के लिए वैसा नहीं है, डिसअप्रूव कर दिया, उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत है या अभी और बहुत काम करना है जो एक दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक दिन के लिए होल्ड भी कर लेते हैं, तो एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट आरएफआई, इसको क्लोज किया गया। अब इसके पीछे के बैकअप लग जाएंगे, मैं बताऊंगा क्या क्या बैकअप लगते हैं किस आइटम के आरएफआई के पीछे, ठीक है। अब एक फॉर्मेट और मैं दिखाना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से आइडिया हो जाए फॉर्मेट का, ठीक है। देखिए ये फॉर्मेट है, किसी कंपनी ने इस फॉर्मेट को भी अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको अप्रूव करा रखा है अपने इंडिपेंडेंट इंजीनियर से या कंसल्टेंट से। देखिए उसने क्या किया, प्रोजेक्ट नाम ऊपर लिख दिया है, यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम, कंसेशनायर का नाम, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का नाम और इंडिपेंडेंट इंजीनियर का नाम, जैसे आपने ऊपर देखा उसने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन है ये। अब आरएफआई नंबर, ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। रेफरेंस ड्राइंग, उसने बोला है कि रेफरेंस ड्राइंग भी इसने डाल के रखा है, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा और ज्यादा डिटेल में है। जैसे मैं बोला ना आरएफआई की जरूरत डिटेल चीजों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए आरएफआई की जरूरत होती है, जो बैकबोन है। तो अब ये देखिए इसमें बाकी सारी चीजें कॉमन है, वही बीओक्यू नंबर जो मैंने आइटम नंबर बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, उसकी लोकेशन आ गई, उसका साइड आ गया, रिमार्क है तो रिमार्क डाल दिया। अब इंस्पेक्शन फॉर क्या है, ठीक है, क्या है, डेट कब है, टाइम कब है, ठीक है। अब वो जिसने रिक्वेस्ट किया उसके साइन आ गए। रिसीव बाय या आरएफआई किसने रिसीव किया, जब हम सबमिट करने गए कंसल्टेंट के पास, कॉन्ट्रैक्टर गया सबमिट करने, तो वहां पे किस आदमी ने रिसीव किया है, तो वो अपने यहाँ पे साइन करके डेट टाइम लिख देगा। फिर
यहाँ पे जो कंसेशनायर है या वहाँ की जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर है वो अपना ऑब्जर्वेशन लिख के सिग्नेचर कर देंगे कि भाई जब वो चेक करने गए तो क्या उनको मिला, जो कंसेशनायर है उसने देखा तो उसकी क्या है, ठीक है। जैसे वर्क डन इसने लिख के यहाँ पे साइन हो जाएगा, ठीक है। अप्रूव्ड है तो अप्रूव, नॉट अप्रूव तो नॉट अप्रूव का कमेंट ऑब्जर्वेशन करके अपनी साइन कर दिया। एक फॉर्मेट ये हो गया, ठीक है। एक और फॉर्मेट बताता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्मेट है, कंपनी ने इस फॉर्मेट को अडॉप्ट करके रखा है। इसमें भी ऊपर डाल दिया उसने, देखिए प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है वो डाल दिया, क्लाइंट का लोगो आ गया, कॉन्ट्रैक्टर का लोगो आ गया, वही सारी डिटेल कि क्लाइंट कौन है, ऊपर आ गया कि प्रोजेक्ट क्या है, क्लाइंट कौन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसका कंसल्टेंट कौन है, वो सब डाल दिया। आरएफआई नंबर जो कि मैं बताने वाला हूँ, और इंस्पेक्शन डेट टाइम के, सबमिशन डेट टाइम क्या है, इंस्पेक्शन डेट टाइम क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, वर्क का डिस्क्रिप्शन क्या, आप किस वर्क के लिए आरएफआई सबमिट कर रहे हैं, वही चेनेज, वही लोकेशन जो होती है, ठीक है। रिमार्क जो है वो डाल दिया, किसने सबमिट किया है, किसने रिसीव किया है, फिर उसमें किसके ऑब्जर्वेशन क्या क्या है वो अपना साइन करेगा। फिर नीचे ये तो उन्होंने अपने कमेंट डाल के साइन कर देगा, जो भी इसको जो भी कमेंट करना है, जो भी उस आइटम से रिलेटेड पर्सन है, जो भी प्रोफेशनल्स उस आइटम से रिलेटेड है, वो अपने यहाँ पे कमेंट लिख के साइन कर देंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, कोई अपना ऑब्जर्वेशन अलग से डालना चाहता है वो ऑब्जर्वेशन लिख के, जैसे इसमें ऑब्जर्वेशन लिख के डाला गया है तो ऑब्जर्वेशन लिख दिया, एज पर अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड, एज पर अटैचमेंट है, ठीक है। यहाँ साइन कर दिया है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव का साइन हो गया कि ये हो गया फॉर्मेट, ठीक है। यही सारे आरएफआई के फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपको कॉन्ट्रैक्टर को आरएफआई अपने कंसल्टेंट आई को सबमिट करना होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया किसको किसको सबमिट कर सकते हैं, तो उनको सबमिट करना होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बताते हैं आरएफआई में जो आइटम आते हैं, जिस आइटम की आरएफआई डलती है, वैसे देखिए काउंट करना तो बहुत मुश्किल है कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में या कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें आइटम काउंट करना बहुत मुश्किल है कि इतने आइटम होते हैं, काउंटेबल नहीं है, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नई नई मेथोलॉजी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या आइटम किस तरह से कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इतना डिफाइन करना मुश्किल है। तो कुछ बेसिक्स आइटम मैं बताता हूँ, उसके क्या क्या आइटम की आरएफआई डलती है और उसके पीछे के क्या क्या बैकअप लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सारे आइटम है, देखिए एग्जीक्यूटेड आइटम है और इसमें क्या क्या बैकअप लगते हैं, किस आइटम के पीछे क्या क्या बैकअप लगते हैं, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको नंबर के आरएफआई नंबर के बारे में बताने वाला था मैं, ठीक है, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए आपने फॉर्मेट में देखा होगा कि वहाँ पे आरएफआई नंबर ऐसे लिखा था, मान लीजिए कोई रोड प्रोजेक्ट है दिल्ली से आगरा है, तो दिल्ली का डी ले लिया, ठीक है, आगरा का ए ले लिया, रोड प्रोजेक्ट है आरपी ले लिया। ये अपने ऊपर है, कस्टम है, आप अपने हिसाब से, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकता है कि वो कैसा नंबर डाल सकता है। उसने खाली प्रोजेक्ट नाम डाला, हाईवे की आरएफआई है तो हाईवे लिख दिया पूरा, या तो खाली HYW लिख सकते हैं, इसमें खाली HYW लिख लें और एक नंबर दो नंबर से स्टार्ट कर दे अपनी आरएफआई। जितनी आरएफआई डाल लें, नंबर बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, डेट के अकॉर्डिंग अपना बढ़ती जा रही है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, बीच में कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी डाल देते हैं, कोई भी XYZ, कोई भी ABC, कोई कॉन्ट्रैक्टर उसने अपना नाम डाल दिया बीच में, हाईवे का है तो हाईवे का कर दिया। सेम यही चीज देखिए लोग स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं, हाईवे की जगह स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, या तो फुल फॉर्म में स्ट्रक्चर लिख लेते हैं या STR लिख देते हैं, ऐसे बना लेते हैं कुछ लोग आरएफआई नंबर। ये कस्टमाइज आप कैसे भी बना सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर नाम नहीं डालते हैं, प्रोजेक्ट डालते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का शॉर्ट फॉर्म नहीं डालते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का नाम डालते हैं, स्ट्रक्चर हाईवे करके बना लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, खाली प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं और आगे 1 2 3 करके जितनी आरएफआई होती है उतनी बना लेते हैं। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट है मिनिमम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक वो चलता ही है, रोड प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, तो इन 3-4 सालों में जितना भी वो चले, कुछ नहीं तो 40-50 हजार आरएफआई, 1 लाख तक आरएफआई आ जाती है। अब 1 लाख तक आरएफआई का बैकअप लगाना, फिर उसको प्रॉपर तरीके से मैच कराना कि हर नंबर की आरएफआई जनरेट हुई थी, सब चेक हुई थी, अप्रूव्ड हुई थी, नॉट अप्रूव्ड हुई थी, क्या क्या हुआ था वो सब पूरा अरेंज करना, और फिर सेम चीज क्लाइंट को, आई को, पीएमसी को सबमिट करना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो क्या करते हैं जो भी हो है कॉन्ट्रैक्टर, वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा माइक्रो लेवल पे ले जाते हैं। माइक्रो लेवल पे मींस की स्ट्रक्चर का आरएफआई नंबर नया स्टार्ट कर दिया, हाईवे के नंबर के लिए हाईवे स्टार्ट कर दिया,
और फिर अगर सर्वे का नंबर है तो सर्वे डाल दिया। ठीक है, सर्वे का भी कोई भी आइटम है सर्वे से रिलेटेड सर्वे डाल दिए, और लैब का कुछ भी टेस्टिंग वगैरह उसके RFI डालने हैं तो लैब डाल दिया, तो या लेबोरेटरी डाल दिया। उसके बाद अपना RFI नंबर कस्टमाइज कर लिया। अब 1 2 3 4 चला, इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गया। यानी कि अगर हाईवे की RFI आपको एक तरह से एक जगह पे कलेक्ट करना है और उसको ले आके सबमिट करना है, तो हाईवे के लिए 1 से लेके मान ली 20,000 30,000 तक ही नंबर आया, तो 30,000 को इन कंपेयर टू 1 लाख, तो आपको 30,000 को सीरीज करना बहुत आसान होगा, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको हैंडलिंग करना आसान होगा। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर का बन जाता है, ऐसे ही लैब का बन गया, ऐसे ही इसका बन गया, क्या बोलते हैं, सर्वे का। कुछ लोग लैब की जगह क्वालिटी डालते थे, QC डाल देते हैं, तो वो तो एक कस्टमाइज है। तो ये नंबर हो गया, RFI नंबर ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इससे डिटेल और कुछ चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इसके और भी डिटेल में आपको चीज़ें बता देंगे। ठीक है, और फिर RFI की एक समरी जाती है। मान ली एक दिन में आप 10 एक्टिविटी करेंगे, 20 एक्टिविटी करेंगे, तो उसकी एक समरी बनती है। वो समरी बना के इसको अपने आई को, कंसल्टेंट को सबमिट करता है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो समरी भी मैं दिखा देता हूँ। चलिए इसी वीडियो में मैं समरी भी दिखा देता हूँ कि कैसे समरी बनती है। फिर वो समरी के साथ ही यह RFI लिख कर जाती है कंसल्टेंट आई के पास एक दिन पहले। ठीक है, बहुत लोग पहले से मेल भी कर देते हैं, ताकि किसी वजह से अगर RFI ना पहुंच पाए तो मेल में एक्टिविटी एटलीस्ट पहुंच जाए, वो समरी पहुंच जाए सिग्नेचर करके। मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं उससे पहले कि क्या क्या आइटम में क्या क्या बैकअप लगते हैं। ठीक है, जिसको चाहिए होगा वो कमेंट कर देगा, तो मैं इस शीट उसको भेज दूंगा। जैसे NGL नेचुरल ग्राउंड लेवल का आपको काम करना है, ये सर्वे का पार्ट है। आपने सर्वे वाला नंबर बनाया, जैसे मैंने नंबर बनाना बताया है। नंबर बनाने के बाद ये चीज़ें बैकअप में लगेगी, चेकलिस्ट लगेगी और लेवल शीट विद प्रॉपर 4 साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और रिड्यूस लेवल के साथ पूरी प्रॉपर लेवल शीट लगेगी, चेकलिस्ट लगेगी। चलिए, चेकलिस्ट देखिए हर जगह में मैंडेटरी नहीं होती है, या ऑप्शनल है, लगाएं ना लगाएं वो तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद क्लाइंट एंड आई है। जैसा आपका क्लाइंट है या आई है, इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, तो वो कैसा अंडरस्टैंडिंग है, वो चेकलिस्ट लगवा रहा है कि नहीं लगवा रहा है, या किस किस आइटम में बोल रहा है लगा लेना, किस किस आइटम में रहने देना। तो वो सारी चीज़ें वो कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट और कंसल्टेंट के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो OGL हो गया, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल अगर का काम करना, उसके लिए आपने RFI रेस किया तो उसके पीछे ये सपोर्टिंग बैकअप लगेंगे। ठीक है, कोई भी टाइप आपका एक्सकवेशन वर्क हो गया तो उसमें एक लेवल शीट लगेगी जो बिफोर एंड आफ्टर एक्सकवेशन होगी। एक लेवल शीट रहेगी बिफोर एक्सकवेशन, यानी कि एक्सकवेशन से पहले क्या लेवल थे, फिर आफ्टर एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के बाद क्या लेवल है वो लग जाएगी। फिर चेकलिस्ट लग जाएगी। अभी चेकलिस्ट किस किस चीज़ की लगती है, देखिए सेफ्टी चेकलिस्ट लगती है, मशीनरी की चेकलिस्ट लगती है। ठीक है, और भी आगे आइटम आते हैं उसको बताऊंगा, और भी तरह तरह की चेकलिस्ट होती है। कुछ चेकलिस्ट लगाते हैं लोग डॉक्यूमेंट की, कि इसके पीछे पीछे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, अभी मेजरमेंट शीट लगेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RFI का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, मेजरमेंट शीट। अब हो गया एम्बैकमेंट लेयर बिलो टॉप। अब आप जो है कोई भी अर्थवर्क कर रहे हैं, एम्बैकमेंट है टॉप से नीचे वाली लेयर, यानी उसमें 10 लेयर आ रही है, तो जो 9वीं लेयर होगी, यानी कि 10वीं लेयर जो टॉप लेयर है उससे 9 लेयर तक आप ये मेजरमेंट शीट लगाएंगे। और जो 10वीं लेयर है, जो टॉप लेयर है, उसमें एक लेवल शीट बढ़ जाएगी, कि उसमें आपको ऊपर का लेवल शीट भी लगानी पड़ेगी, कि वहाँ पे क्या लेवल आपका रिकॉर्ड हो रहा है, क्या आप मतलब कॉन्ट्रैक्टर लेवल को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तब आगे आ गए ऐसे ही सबग्रेड में, कि टॉप लेवल से जो नीचे वाली सबग्रेड की लेवल होगी। बहुत लोग दो लेयर में ही काम सबग्रेड का कर लेते हैं, बहुत लोग 3 लेयर में करते हैं। ठीक है, तो 2 लेयर में, यानी कि पहली लेयर बिना लेवल शीट के आप सबमिट कर सकते हैं, ये रिपोर्ट लगा सकते हैं, और जो टॉप लेयर आएगी उसमें लेवल शीट लगाना होगा। बाकी ये FDD रिपोर्ट, मेजरमेंट शीट और चेकलिस्ट लगेगी। चेकलिस्ट में बता चुका हूँ, इंस्ट्रूमेंट की चेकलिस्ट होती है, मशीनरी की चेकलिस्ट होती है, और सेफ्टी की चेकलिस्ट होती है। बहुत लोग होते हैं डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट लगाते हैं, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें है उस पर। ठीक है, अब GSB टॉप लेयर आ गई, यानी कि इसके नीचे की जो लेयर रहेगी वो बिना लेवल शीट के आप ये सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और टॉप लेयर आ जाएगी GSB की, GSB मतलब ग्रेनुलर सब बेस। इसकी जो है ये सारी टॉप लेयर में FDD रिपोर्ट लगेगी, लेवल शीट लगेगी, चेकलिस्ट लगेगी, मेजरमेंट शीट लगेगी। ठीक है, ऐसी WM टॉप आ गया, वेट मिक्स मैकेडम है, उसका टॉप लेयर हमने की RFI रेस किया है, तो उसके लिए हम ये सारे वीडियोस के पीछे बैकअप लगाएंगे। बैकअप कब लगता है, जब आप काम एग्जीक्यूट कर देते हैं तो उसका टेस्ट करवाते हैं, तो वो जो टेस्ट का रिजल्ट आता है वो ये बैकअप है। ठीक है, अब प्राइम कोट, अटैक कोट, उसमें रेट ऑफ स्प्रेड लगेगा, किस रेट से वो स्प्रेड हुआ है, उसकी मेजरमेंट शीट और उसकी चेकलिस्ट। ठीक है,
और DBM टॉप हो गया, तो DBM टॉप में देखिए इतनी सारी बैकअप के डॉक्यूमेंट लगते हैं, इतने सारे सीव एनालिसिस लगता है, बिटुमेन एक्सट्रैक्शन टेस्ट हो गया, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट हो गया, फ्लैकिनेट टेस्ट, एलोंगेशन इंडेक्स हो गया, मेजरमेंट शीट हो गया, मास्टर स्टेबिलिटी एंड फॉलो टेस्ट हो गया, लेवल शीट हो गई और चेकलिस्ट हो गई। ठीक है, ये अब BC में आ गया। BC में देखिए एक चीज़ बढ़ जाता है जो आपको मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, ये बढ़ जाता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी DBM की तरह ही रहती है, वही सारा सपोर्टिंग लगता है। ठीक है, अब आगे ड्राई लीन कंक्रीट हो गया। कंक्रीट, ड्राई लीन कंक्रीट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कंक्रीट का है तो उसमें पोर कार्ड लगेगा या FDD रिपोर्ट लगेगा। तो ड्राई लीन कंक्रीट में FDD रिपोर्ट लगती है, लेवल शीट लगती है, मेजरमेंट शीट लगती है और चेकलिस्ट लगती है। ठीक है, अब कोई भी आप कंक्रीट वर्क कर रहे हैं तो कंक्रीट वर्क में कंक्रीट की चेकलिस्ट लगेगी, उसमें जो जो चेकलिस्ट मैंने बताया है वो सारी चीज़ें वो इसमें आ जाएगी। अब साइट पोरिंग कार्ड लगेगा, मेजरमेंट शीट लगेगी, जो भी आइटम एग्जीक्यूट हो रहा है उसका मेजरमेंट लगेगा, और उसके बाद क्यूब रिपोर्ट लगेगी। अब वो क्लाइंट के अंडरस्टैंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपकी क्यूब रिपोर्ट कितने कितने दिन की है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कितने कितने दिन के क्यूब रिपोर्ट आपको सबमिट करना है, तो उतने डेज की उस RFI के पीछे क्यूब रिपोर्ट लगेगी। ठीक है, अब हो गया शटरिंग वर्क और फॉर्म वर्क कर रहे हैं, तो शटरिंग वर्क में चेकलिस्ट लगती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और मेजरमेंट शीट ऑप्शनल है, मेजरमेंट शीट ना भी लगाएं तो चलेगा शटरिंग वर्क के लिए। ठीक है, अगर ये आइटम पेबल आइटम है या आपका कोई BOQ आइटम है तो मेजरमेंट शीट लगाना मैंडेटरी हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर शटरिंग की पेमेंट है आपके उसमें अलग से एक आइटम है, BOQ आइटम है, तो आपको मेजरमेंट शीट लगाना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, अब आगे कोई भी रेनफोर्समेंट वर्क हो गया तो आप रेनफोर्समेंट कर रहे हैं, विदाउट BBS रेनफोर्समेंट वर्क होता नहीं है, तो BBS लगाना मस्ट है। फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट की चेकलिस्ट लगेगी कि क्या 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 जो इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो रेनफोर्समेंट की क्वालिटी वाली भी लगती है कि इसका MTC वगैरह है कि नहीं, जिस भी कंपनी का है वो स्टार्टिंग में 1-2 RFI में लगती है, और ठीक है, ये सारी चीज़ें लगती है। कर्व लेइंग वर्क है तो उसमें क्यूब रिपोर्ट लग जाती है, इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसमें क्यूब रिपोर्ट लगेगी कि नहीं लगेगी, वो लगती है, ज़रूरी है। चेकलिस्ट लगती है और मेजरमेंट शीट लगती है। ये तो कुछ बेसिक आइटम हो गए जो जनरली हर प्रोजेक्ट पे पाए जाते हैं, ये सारे आइटम, तो उसकी मैंने ये सारा बैकअप बता दिया है। अगर किसी को मालूम है इसके अलावा भी किसी आइटम में बैकअप लगवाया जाता हो उनके प्रोजेक्ट में या उन्होंने लगाया हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, जिससे हम लोगों को भी पता चले कि और कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी कह रहा था कि आपको समरी दिखानी है, तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैं समरी का आपको 2 फॉर्मेट दिखाता हूँ, एक तो फॉर्मेट ये है और एक और फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट ये है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मेट को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। यही समरी है RFI की, ऐसी पूरी समरी जाती है। समरी की मतलब उस नेक्स्ट डे आप कौन सा काम करेंगे उसकी पूरी एक लिस्ट बन जाती है, कौन कौन सी एक्टिविटी आप प्रोजेक्ट पे करेंगे वो एक लिस्ट बन जाती है, वही लिस्ट को ही समरी बोलते हैं। RFI मतलब मैं पहले बता ही दिया था, बाकी पीछे मैं सब कुछ बता ही दिया हूँ आपको। तो ठीक है, ये पहला फॉर्मेट है। देखिए इसमें प्रोजेक्ट नेम आता है, क्लाइंट नेम आता है, कंसल्टेंट नेम और कॉन्ट्रैक्टर नेम। अगर उसमें कोई PMC है तो PMC भी ऐड कर सकते हैं। ये तो अपनी एक डिटेल है कि हम यहाँ पे एक डिटेल फिल कर देते हैं उसके हेडर में। फिर रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, ये अपना जो RFI डालते हैं उसकी एक समरी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं समरी ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन या समरी ऑफ RFIs। ठीक है, किस डेट का सबमिशन डेट, ये यानी कि ये समरी कब हम सबमिट कर रहे हैं, तो आपने सबमिशन डेट डाल दिया, और इंस्पेक्शन डेट, ये जो एक्टिविटी है इसका इंस्पेक्शन कब करना वो डेट डाल दिया। अब ये समरी बन जाती है। अब देखिए इसमें आ गया इंस्पेक्शन टाइम, अब आपने सबमिट कर दिया, किस टाइम पे आके कंसल्टेंट को इंस्पेक्शन करना है, ये कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट कर दिया, अब किस टाइम पे आके इंस्पेक्शन करना है इस एक्टिविटी को। जैसे ये है FDT फील्ड डेस्ट्री टेस्ट चेकिंग ऑफ GSB फर्स्ट लेयर, जो GSB फर्स्ट लेयर की है, इस लोकेशन से इस लोकेशन तक राइट साइड इसको कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन अटेंड करेगा, वो यहाँ पे नाम लिख के दे दिया, और इस टाइम पे ये अपनी एक्टिविटी रेडी हो जाएगी, इस टाइम पे कंसल्टेंट आके इस एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही उस दिन की जितनी भी एक्टिविटी जिस भी लोकेशन पे है वो सारी डाल के आप एक RFI समरी क्लाइंट को सबमिट करता है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, नीचे इसके साइन हो
जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव के। अब जब सबमिट हो जाती है तो जो रिसीव करता है इस समरी को वो कंसल्टेंट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे साइन कर देता है। ठीक है, इसके पीछे सबके अलग अलग एक एक RFI बन जाती है। जो पहले मैंने RFI दिखाया, ट्रिप्लिकेट बुक जो रहती है वो हर एक्टिविटी के अलग अलग RFI बन जाएगी। ठीक है, यही RFI ले आके फिर सबमिट करना होगा। एक तो फॉर्मेट ये हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट आपको दिखाते हैं। एक फॉर्मेट ये, इसमें भी देखिए ऊपर आ गया क्लाइंट का नाम, फिर प्रोजेक्ट का नाम आ गया, फिर उसमें यहाँ पे भी लिख दिया क्लाइंट, इंडिपेंडेंट इंजीनियर, कंसेशनायर, कॉन्ट्रैक्टर, PMC जो भी हो वो सब ऐड करके हेडर में बना देंगे। यहाँ भी अब यहाँ पे देखिए RFI नंबर ये है, यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, मतलब यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर को मतलब हाइड कर दिया है फॉर सेफ्टी पर्पस। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा। कि सेक्शन का, यानी कि एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे सेक्शन भी हो सकते हैं, तो उन्होंने सेक्शन में डिवाइड कर दिया RFI को। ठीक है, मैं बोला था ना पहले कि RFI को जितना आप माइज रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हैंडलिंग और डॉक्यूमेंटेशन करने में आसानी होगी। नहीं तो एक ही उसमें ग्रुप में रखेंगे RFI को तो उसको हैंडल करने में बहुत परेशानी हो जाती है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, लाखों में चली जाती है RFI। और जितना ज़्यादा अलग अलग बाइफरगेशन में रखें, जैसे सेक्शन, अगर उसमें 3 सेक्शन है तो सेक्शन वाइज उन्होंने हाईवे का अलग बना के रखा होगा। तो इसमें देखिए कितनी 48,000 आ रही सिर्फ सेक्शन 1 में। मान लीजिए 3 सेक्शन हो गए हाईवे के ही, इसमें स्ट्रक्चर बनाया होगा उन्होंने, लैब का बनाया होगा उन्होंने, सर्वे का बनाया होगा, सब में कितनी कितनी RFI आ रही होगी। अगर यही वो कंबाइन करके सिर्फ RFI सेक्शन 1 लिख देते तो कितनी जाती। तो इसलिए जितना माइक्रोमाइज करके लिख सकते हैं। अब ये एक फॉर्मेट है। अब इन्होंने भी देखिए, इन्होंने हर एक्टिविटी का अलग से यहाँ पे सबमिशन डेट डाल दिया है। उसमें एक साथ सबमिशन डेट पड़ा था, इंस्पेक्शन डेट डाल दिया है, ये इंस्पेक्शन डेट हो गया और इंस्पेक्शन टाइम उन्होंने यहाँ पे रख दिया है। इसमें भी रिक्वेस्टेड बाय, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इसको चेक करेगा। और ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी डालते हैं, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि इस एक्टिविटी को चेक करने जाएंगे तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर वो पर्सन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या इनसे पहले जाने से पहले एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि हाँ आपने इंस्पेक्शन के लिए इस टाइम पे बुलाया हुआ है तो आपकी एक्टिविटी रेडी हुई है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम दे दिया, वो एक्टिविटी जाके अपना चेक करा देंगे। ये एक फॉर्मेट है, आप इसको देख सकते हैं। और जिसको जिसको ये फॉर्मेट चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं डिटेल लेके ये सारी चीज़ें भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही है। तो इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।